और जिन दर्शकों को ये पता नहीं, दर्शकों आज सुबह से ये चल रहा था कि कांग्रेस के नेताओं की ओर से ये जानकारी मिली है कि संजय राउत ने अमित शाह से मुलाकात की। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। अचंभे वाली बात है कि किस बातें पे विश्वास किया जाए और किस बातें पे न किया जाए। मुझे लगता है कि पत्रकारिता ने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ी लॉजिक चाहिए हर चीज के। कोई भी चीज उल्टी पुल्टी किसी ने आदमी ने आपको बता दी, प्लान कर दी, तो इसका मतलब आप खबर चला दी, ऐसी नहीं होती। तो बात में चला, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। संजय राउत ने बाकायदा उन्होंने बाद में ट्वीट भी किया कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ जाना यानी कि औरंगजेब और अफजल खान के साथ जाना होगा, तो हम कभी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये सुपारीबाज पत्रकारिता, ये सुपारीबाज खबर है। तो मुझे लगता है कि ये पत्रकारिता भी ठीक ढंग से करना चाहिए, बातें बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन उसको कोई सब्सटेंस चाहिए, उनको कोई सपोर्ट चाहिए। कि आखिर कौन शिवसेना, ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच में टकराव चाहता है। फेक न्यूज रिगार्डिंग यूबीटी एंड कांग्रेस। दर्शकों, आज सुबह से दो खबरें चल रही हैं। एक तरफ खबर ये चल रही है, और ये मैं टीवी की बात कर रहा हूं, कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बातचीत हुई है। तो वहीं इस सबके बीच में एक दूसरी खबर ये चल रही है कि संजय राउत ने जाकर बातचीत की है अमित शाह से। यानी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है एक तरीके से बताने की कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या शिवसेना फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी। सुधीर जी, आपसे यही जानना चाहेंगे इसकी हकीकत क्या है। दिन भर लगभग बहुत बड़े बड़े मराठी चैनल्स ने इसे चलाया है। आप इस पर आपने ट्वीट भी किया था। मैं चाहता हूं कि अगर आप लोगों को बताएं कि सच्चाई क्या है, क्या हो रहा है, किसकी ओर से ये खबरें आई जा रही हैं और इसका क्या मतलब समझा जाए। सोहित, आपने पत्रकारिता की, मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, आप भी आज भी कर रहे हैं। पत्रकारिता धर्म रहता है सच्चाई दिखाना और फैक्ट लोगों को दिखाना। अभी फैक्ट कैसे लोगों को दिखा सकते हैं? कोई देखो, हम पत्रकार रहते हैं तो हमारे हर पार्टी में, हर सेक्शन में एक सोर्सेस रहते हैं और कुछ लोगों के साथ रिलेशंस रहते हैं। वो हमको एक इंफॉर्मेशन फीड करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी किसी ने किसी फलाना आदमी ने कोई इंफॉर्मेशन दी थी, तो उसका जाके दूसरे पार्टी हो, दूसरा पक्ष, उसके साथ में क्रॉस चेक करना, उसके साथ में तीसरे के साथ क्रॉस चेक करना, ऐसे दो तीन, एक कई कई बार एक खबर का हम चार पांच लोगों के साथ कंफर्मेशन जब करते तभी हम खबर चलाते। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगा। खबर चल रही है, खबर है उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में, लेकिन उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में, लेकिन खबर को कौन कंफर्मेशन दे रहा है? कांग्रेस। वो भी कौन दे रहा है? ऑफ द रिकॉर्ड। वो भी सुनाई बातें, हम ऐसे कांग्रेस नेता ने सुना है, ऐसा एक सस्पेक्ट है। तो मुझे बहुत ही अचंभा हुआ। और फिर मैंने एज ए पत्रकार के तौर पे दोनों पार्टी के जो टॉप लीडर्स है उनसे बात की, तो बात में चला, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। संजय राउत ने बाकायदा उन्होंने बाद में ट्वीट भी किया कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ जाना यानी कि औरंगजेब और अफजल खान के साथ जाना होगा, तो हम कभी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये सुपारीबाज पत्रकारिता, ये सुपारीबाज खबर है। तो मुझे लगता है कि ये पत्रकारिता भी ठीक ढंग से करना चाहिए, बातें बिल्कुल रखनी चाहिए, लेकिन उसको कोई सब्सटेंस चाहिए, उनको कोई सपोर्ट चाहिए। अभी इतने होने के बवाल होने के बावजूद मुझे लगता है कि चैनलों में खबर चले, उन्होंने वीडियो जारी करना चाहिए था उद्धव ठाकरे और फडणवीस का मीटिंग का। उन्होंने वीडियो जारी करना चाहिए अमित शाह और संजय राउत। संजय राउत के मीटिंग का। वो क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि पतंगबाजी करना कुछ ही हद तक ठीक है, लेकिन इतनी भी मत करो कि तुम्हारा पतंग टूट जाए और लोग तुम्हारे ऊपर मुझे लगता है बड़े सवाल उठाना पैदा कर दे। बिल्कुल। और जिन दर्शकों को ये पता नहीं, दर्शकों आज सुबह से ये चल रहा था कि कांग्रेस के नेताओं की ओर से ये जानकारी मिली है कि संजय राउत ने अमित शाह से मुलाकात की। अब ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। आपको पता है कि महाराष्ट्र में फिलहाल महाविकास आघाड़ी के सीट शेयरिंग का जो पूरा मामला है वो लगातार जारी है। इसके बीच में बयानबाजी भी हुई थी, और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश है कि ये कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और लेकिन सर, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि ये कह रहे हैं कि सोर्स कांग्रेस है। शिवसेना ने संजय राउत ने जाकर बीजेपी के अमित शाह से मुलाकात की। कांग्रेस का सोर्स दे रहे हैं, और जो लोग सोर्स दे रहे हैं वो बीजेपी के बीट को कवर करने वाले लोग हैं। आपने ये भी ट्वीट किया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की, जो दूसरी सबसे बड़े पार्टी के बारे में खबर ट्वीट कर रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग सोच मुझे लगी, मैंने एक दो लोगों से बात की। अरे बोले देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई, लेकिन क्या हुआ? नहीं बोले, देवेंद्र फडणवीस अपने बेटे आदित्य ठाकरे के भविष्य के लिए चिंतित थे
इसलिए देवेंद्र फडणवीस को पूछना चाहते हैं अभी क्या करें, महाविकास आघाड़ी के अभी मुझे हमको फ्यूचर नहीं दिख रहा है। अभी ऐसे आदमी को पूछ रहे हैं जिसका फ्यूचर खुद को ठिकाना नहीं है। वो आदमी सीएम से डीसीएम कब बन गया उनको पता नहीं, अभी डीसीएम से कहाँ जाएंगे उनको पता नहीं। अभी वो आदमी आदित्य ठाकरे का फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, उनके फ्यूचर का ख्याल करेंगे, उनके फ्यूचर का कुछ सीएम करने वाले वो क्या करने वाले। ये भी एक अचंभे वाली बात है कि किस बातों पे विश्वास किया जाए और किस बातों पे न किया जाए। मुझे लगता है कि पत्रकारिता ने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ी लॉजिक चाहिए हर चीज के। कोई भी चीज उल्टी पुल्टी किसी ने आदमी ने आपको बता दी, प्लान कर दी, तो इसका मतलब आप खबर चला दी, ऐसी नहीं होती। प्लान करो, लेकिन ऐसा भी इतना बैडली प्लान मत करो कि वो सब एक्सपोज हो जाए। जी बिल्कुल, लेकिन सर इसके पीछे का आप मकसद क्या समझते हैं? अगर ये बीजेपी की ओर से प्लान भी कराई गई है, एक तरफ तो वो कहते हैं कि हरियाणा में हम जीत कर आए हैं, इसलिए अब यहाँ पर तो हमने इतने स्कीम्स लाए हैं, हम इतने पॉपुलर हैं, नरेंद्र मोदी है, एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं, देवेंद्र फडणवीस है। दूसरी तरफ रीजनल मीडिया में इस तरह की खबरों को प्लांट करना, आखिर ये क्या दर्शाता है, इससे क्या समझा जाए? देखो ये मुझे लगता है एक जो खबर प्लान की उसके तीन मकसद है। पहला मकसद है एकनाथ शिंदे को मैसेज देना। एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी, काफी खबरें भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहती है लेकिन खबर आती नहीं, आपको भी पता है, मुझे पता है, खबरें दबाई जाती है। लेकिन वहां पे बहुत घमासान चल रहा है, वो कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है। महा विकास आघाड़ी में घमासान चल रहे हैं, वो आमो सब पब्लिक देख रही है, सब रिपोर्ट भी हो रहा है। लेकिन बीजेपी में जो घमासान चल रही, एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं, मेरी जो जानकारी उनके जो कुछ नेता बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को जितनी सीट मिलने वाली है महाविकास आघाड़ी, एटलीस्ट उतनी सीटें उनको मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, उनको सीएम जो फेस है वो बिल्कुल उनको डिक्लेयर करना चाहिए। नहीं तो उनको ऐसा लगता है कि सीएम फेस नहीं डिक्लेयर करेंगे तो उनका वजूद कम हो जाएगा, लोगों को जो जुड़ना है वो भी कम हो जाएगा, तो उनको पार्टी को नुकसान हो सकता है इलेक्शन में, इसलिए वो इंसिस्ट कर रहे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता बिल्कुल नहीं चाह रहे कि उनको सीएम फेस डिक्लेयर करे, सबसे ज्यादा सीट जाए। क्योंकि जैसे हमने पहले सेक्शन में कहा कि बीजेपी कम हो रही है और रीजनल पार्टी बढ़ रही है, इसलिए बीजेपी टेंशन में कि शिंदे को उद्धव ठाकरे को फिनिश करने के लिए खड़ा किया है। लेकिन शिंदे एक दूसरी एक बड़ी समस्या के तौर पर उनके सामने उभरे। अब एक समस्या गई नहीं कि दूसरी समस्या, दूसरी गई तो तीसरी समस्या। इसलिए मुझे लगता है कि एक मैसेजिंग के तौर पे एकनाथ शिंदे को मैसेज देने के लिए एक खबर प्लान की है कि तुम नहीं सुनोगे तो हमारी बातचीत उद्धव ठाकरे के साथ चल रही, वो भी आ सकते, तुम्हारे बॉस जो फॉर्मर बॉस है वो भी आ सकते। ये पहली चीज मुझे लगती है। दूसरी चीज, मुझे ऐसे लगता है कि उद्धव कांग्रेस का और शिवसेना यूबीटी में एक तरह से एक फ्रिक्शन एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जाए, इसकी वजह से एक कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट किया जाए। देखो इनमें कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये लोग आपके इनको वोट देना अच्छी नहीं होगा, तो इनको वोट मत दो और इनको पावर में मत लाओ। ये बहुत केओटिक और कंफ्यूजन वाली अलायंस है, ये भी एक बात हो सकती है। दूसरा ड्यूल बेनिफिट मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे डायरेक्टली सामने आके काउंटर करना भी, मुझे लगता है वो भी एक थोड़ा सस्पेक्टिवली और सिक्रेटिवली बेनिफिट भी ले रहे। तो उनको लगता है कि इस खबर में ज्यादा काउंटर न करने से कांग्रेस को भी एक मैसेज चला जाए, सीटों दो, नहीं तो मैं भी उधर जा सकता हूँ इनडायरेक्टली। ऐसी चीजें भी मुझे लगता है कि दो तीन तरह से, दो तीन एंगल से हम ये चीज प्लान न्यूज को देखते हैं। बहुत बहुत सही बात आपने कही, और हर किसी को एक मैसेज जा रहा है, और यही मुझे लगता है पिछले 5 साल में महाराष्ट्र के राजनीति की खूबी रही है। लेकिन सीट शेयरिंग की क्योंकि हम बात कर रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से 99 नामों का ऐलान किया गया। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के नेता दिल्ली में है, यहाँ पर बीच में संजय राउत ने कहा था कि हम अब सीधे जो है सेंट्रल कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे। क्या आपको लगता है कि इनके बीच में जो सीट शेयरिंग और लास्ट के जो 20 सीटों की बात थी, हालांकि रोज हेडलाइन बनकर अखबार में आते हैं, ये जो पूरा मुद्दा है ये सुलझ गया है या इसमें और समय लगेगा? और जिस तरह से हमने लोकसभा में देखा था महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां साथ में थी, क्या उसी तरह से यहाँ पर देखने मिलेगा, या क्योंकि ये तू मैं चल रहा है इस बार वो यूनिटी नहीं दिखेगी जो लोकसभा में दिखने मिली थी? नहीं, लोकसभा में सांगली की सीट के ऊपर भी काफी बवाल हुआ था, लास्ट तक वो चीजें चली थी। एक लोकसभा सेक्शन सेक्शन है, तो इसीलिए लगता है मुझे कुछ सीटों पे बिल्कुल मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्प्यूट रहेगा महाविकास आघाड़ी में, क्योंकि उद्धव ठाकरे का जो प्रेजेंस है वो जनरली कोंकण और मुंबई में है। लेकिन उनको लगता है कि उनका वजूद विदर्भ में भी रहे, वहां पे कांग्रेस बड़े पैमाने पे उभर रही है, तो उनका एक सपोर्ट मिल जाएगा तो वहां पे भी सीट बढ़ सकती है। क्योंकि विदर्भ अपना कोंकण और मुंबई में शिंदे होने की वजह से उनको एक बड़ी टक्कर मिल गई, उनकी सीटें
गिरने की ज्यादा चांसेस है, इसलिए कहाँ पे कंपेंसेट हो, हम जैसे सैल्वेजिंग कहते हैं, तो विदर्भा से कांग्रेस से शरद पवार तो उनके साथ में रहेंगे तो सीटें आ सकते हैं, तो एक नंबर एक डिसेंट नंबर और एक अच्छा नंबर उनका स्टेट असेंबली में आ सकता है, इसलिए वो फाइट करे। और दूसरी तरफ कांग्रेस को लगता है भाई हमारी सीट है, हमारा नंबर बढ़ेगा तो हम क्यों यूबीटी यानी कि शिवसेना को दे, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि हम 70-80 ज्यादा नंबर आएंगे तो हमारा एक क्लेम रहेगा सीएम के लिए, एक बड़ी पार्टी की तरफ कांग्रेस उभर सकते, इसलिए कांग्रेस चाहते हैं विदर्भ के पर्टिकुलरली लोग क्योंकि ये सीट हमारी है तो हमारे साथ रहे। ये डिस्प्यूट है, मुझे लगता है कि एक दो दिन में 19-20 करके दो, जैसे संजय राउत ने कहा कि हम 2 पाउल आगे जाएंगे 2 पाउल पीछे जाएंगे तो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। जी, हम महाविकास आघाड़ी के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में तो सुनते हैं। आपने ये भी कहा कि सीएम फेस को लेकर जो महाविकास आघाड़ी में जैसे डिस्प्यूट होता है, महायुति में भी हो रही है। बीजेपी शिंदे गुट और अजित पवार गुट में भी तो सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद हो रहे हैं। इसकी खबरें बाहर नहीं आती, लेकिन सर इसमें क्या कुछ जानकारी है जो आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? देखो अजित उसमें महायुति में सबसे बड़ा फैक्टर है शिंदे और अजित पवार। अजित पवार वो भी मेरे ख्याल से वो थक गए डीसीएम की शपथ लेते लेते, उनको भी लगता है 5 कि मैं साल में एक 3 बार बार लिया उन्होंने। हाँ, तो उनको भी लगता है कि मैं कभी सीएम बनूं, इसलिए बीच में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि सीएम की चेयर थोड़ा रोटेट करो तो मेरे तरफ भी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो, और उसका ही मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस हो बाकी अमित शाह, वो भी अजित पवार को साथ में रखने के लिए, उनके लोगों को एक आशा दिलाने के लिए यहाँ पे ग्रीन पैच हो सकता है, तुम हमारे साथ में रहो, ज्यादा सीट चुन के लाओ, इसलिए वो जो जो सीट है, जो कवेटेड पोस्ट है वो वैकेंट डेलिबरेटली रख रहे। लेकिन शिंदे को पता है ये पोस्ट ज्यादा वैकेंट रहेगी तो कुर्सी से ज्यादा दूर चले जाएंगे तो कुर्सी पास नहीं आएंगी, तो क्योंकि 1 महीने का पीरियड भी सीएम का पद के लिए शिंदे का नाम अनाउंस न होना और वो नहीं रहना है मेरे ख्याल से रेस में, वो दिक्कत पैदा हो सकती है शिंदे के लिए। इसलिए कुछ आरएसएस का एक फैक्शन है, उनको लगता है जिस तरीके से अनसेरेमनियसली देवेंद्र फडणवीस को हटाया गया था, यानी कि उनका डिमोशन किया गया था, अभी उनको वापस लाना हो तो उनको एटलीस्ट एक बार सीएम बना दो, फिर बाद में सेंटर में भेजना है तो सेंटर में भेज सकते। वो भी एक बड़ी कवायद आरएसएस और जो एक बड़ा सेक्शन है वो चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बिल्कुल बनाना चाहिए, उनके लोगों ने भी कह दिया है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले सैक्रिफाइसेस की बहुत बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि हमने बहुत सैक्रिफाइस किया, हमने पत्थर रखा, तो मुझे लगता है ये चीजें अभी पत्थर वो निकालने के मुझे लगता है कि मंशा में लग रहे कि अभी जल्दी 1 महीने के अंदर पत्थर निकाल दे देवेंद्र फडणवीस और किसी बीजेपी को एक सीएम बनाया जाए और एकनाथ शिंदे को एक ठिकाने लगाया जाए, जैसे अजित पवार को ऑलरेडी लगा दिया गया है, तो वैसे चीजें वहां पे हो सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी वहां पर भी दर्शकों ये समझिए आप कि जो मतभेद हैं वो लगातार जारी है, भले ही वो टीवी पर आए या ना आए।